हेलो एवरीवन, सक्सेस ट्री पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस ट्री के पोर्टल पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज़ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी काफ़ी वैल्यू रहती है, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम में इसके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, काफ़ी इजी चैप्टर होता है। हम इसके बेसिक से लेके इसके हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। तो जो हमारी आज की क्लास रहेगी उसमें मैं पार्ट 1 में आपको बेसिक्स और कंसेप्ट करवाने वाला हूं। ठीक है जी, यानी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन किससे बनती हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम इसको। एंड तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहना आप, और आप देखोगे कि क्लास के एंड तक आपको पूरा बेसिक समझ आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आप उनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली फिर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए जी, सबसे पहले तो देखो इक्वेशन क्या होती है। देखो जी, हम बात कर रहे हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई इक्वेशन क्या चीज होती है। ठीक है ना, इक्वेशन क्या होती है। और इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन भी कहां से बनती है, जो इसका सबसे बेसिक चीज है, जहां पे सब कुछ स्टार्ट होता है, जो सबसे बेसिक चीज होती है उसे बोला जाता है बच्चे एक्सप्रेशन। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाऊंगा आपको। ठीक है, इक्वेशन कहां से बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, हमने क्या देखा कि इक्वेशन देखना है पहले कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, और इक्वेशन से पहले मुझे किसका पता होना चाहिए बच्चे, एक्सप्रेशन का, क्योंकि एक्सप्रेशन से क्या होता है, इक्वेशन बनती है। तो चलिए एक्सप्रेशन देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लो 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक लाइन लिखी है और इसको मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन होता है। तो देखो, एक्सप्रेशन का मीनिंग समझना अब क्या चीज होती है। ठीक है, क्या होता है एक्सप्रेशन हमारे पास, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन होता है किसका जी, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। देखो, तो जो वेरिएबल होंगे हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल है वो कौन कौन से हैं जी, हमारे पास सिर्फ एक्स। जो x है वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर हम बात करें कांस्टेंट की, अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट कौन से है हमारे पास यहाँ पे, 3, 4, 2 एंड 5। 3, 4, 2, 5, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना, जो कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। जैसे x है तो x की कोई भी वैल्यू निकल के आ सकती है, ये वेरी कर सकता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो जो वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है उसे बोला जाता है वेरिएबल्स। जो कि x है हमारे पास, ये हमेशा x, y, z, a, b, c, d की फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, यानी कि न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल फॉर्म में होंगे। और जो कांस्टेंट होंगे, जो ये प्रॉपर नंबर होंगे, ये इंटीजर हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यूज हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नंबर्स होंगे। माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी को एक्सप्रेशन का मीनिंग पता चला होगा, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से क्या बनेगी, आगे इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, तो देखो जी, एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखो, बेसिक में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, विच इज डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझना सभी ने। जैसे कि मान लो मैं कोई एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे मान लो 3x की पावर 7 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2। मैंने क्या किया है कि एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आपको पता चल ही गया है कि अगर मान लो इस तरीके से अगर कोई सीरीज चल रही है तो उसमें क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब समझना एक और चीज, अगर हम बात करें डिग्री की, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो डिग्री क्या चीज होती है, तो बच्चे डिग्री बोला जाता है जी हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है, डिग्री किसे बोला जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया सभी को। तो जैसे इस अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है जी, हमारे पास 7 है। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है हमारे पास जी, 7 है, 7। समझ आ रहा है ना सभी को, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन का पता चल गया, आपको डिग्री का पता चल गया। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इक्वेशन क्या चीज होती है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब समझना व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है, कि इक्वेशन क्या होता है। तो देखो जी, मान लो मैं कोई यहां पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को किसी के साथ इक्वेट करा है, किसी एक नंबर के साथ मैंने क्या किया, इसको इक्वेट करा है। या फिर आप इसी पर्टिकुलर चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। x की पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन को हम किसी चीज के साथ इक्वेट कर देते हैं, चाहे वो इक्वल टू 7 है, चाहे वो इक्वल टू 0 है, चाहे वो इक्वल टू समथिंग एल्स है, ठीक है, तो उस केस में जो वो एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या बन गई, अब एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्या बन चुकी है, अब एक इक्वेशन बन सकती है। मतलब जिसकी कोई लेफ्ट हैंड साइड हो और कोई राइट हैंड साइड हो इक्वेशन में। इक्वेशन मतलब इक्वेट, देखो इक्वेशन वर्ड कहां से है, इक्वेट, इक्वल, कि मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन के इक्वल में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन, क्योंकि आपने उसको इक्वेट करा है किसी पर्टिकुलर चीज के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे बन जाती है एक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ या वैल्यू के साथ, तो उस केस में वो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। इक्वेशन मतलब इक्वेट करके जो चीज आए। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसका हमने हिस्ट्री देख ली है, अब इसके टॉपिक पे आ जाते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन का तो मुझे पता चल गया कि भाई इक्वेशन क्या होती है। अब हम समझते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन बच्चे वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, 1।
ठीक है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, लीनियर इक्वेशन। समझ आ गया सभी को। देखो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा, आपने डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा, आपने इक्वेशन पढ़ा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। समझ आ रहा है सभी को, जिसकी डिग्री 1 है उसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि 2x + 5 = 7, तो कौन सी इक्वेशन है ये, 2x + 5 = 7, कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन मुझे कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मैंने क्या देखा है, मैंने देखी है इस इक्वेशन की डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, x की पावर 1 ही तो है। ठीक है ना, x की पावर क्या है, 1 ही तो है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही तो है। यहाँ पे कहीं भी आपको स्क्वायर, क्यूब, 4 कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं दिख रहा, क्यूब नहीं दिख रहा, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स कुछ नहीं दिख रहा आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ पावर 1। कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है, पावर 1। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन की या किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। और आपने पावर किसकी चेक करनी है, ये भी देख लो, पावर चेक करनी है वेरिएबल की। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेशन लिखते थे तो पावर किसकी होती थी, वेरिएबल की होती थी, वेरिएबल की होती थी। पावर किसकी चेक करनी है आपने, वेरिएबल की। क्लियर। जैसे एक और देखो, मान लो हमारे पास इस तरीके से आ जाए 3x + 4y, सॉरी 3x + y = 7, 3x + y = 7, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब इसको भी आप क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 ही है, पावर 2 नहीं हुई है। ठीक है, बस इन दोनों इक्वेशंस में फर्क क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो है 1 वेरिएबल वाली, 1 वेरिएबल। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये है 2 वेरिएबल वाली, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल और नीचे वाली क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है ना, बस लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी डिग्री क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। ठीक है, साथ साथ नोट्स बना के चलना। हेडिंग क्या था, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें पहला क्या आया हमारे पास, एक्सप्रेशन, फिर दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, फिर तीसरा क्या है, इक्वेशन, फिर चौथे नंबर पे हमने क्या सीखा अभी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। सभी एक एक करके बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपका बेसिक अच्छा हो जाए। बेसिक अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक इज पावर, मान के चलना, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर क्या होगी, 2, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे बोला जाता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 5x² + 4x + 7 = 0, 5x² + 4x + 7 = 0। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे कि ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखो x की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इज मोर देन 1। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर अगर किसी इक्वेशन की 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसे आ जाए कि x² = 121,
तो ये भी कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि x की पावर क्या है जी 2 है। समझ आ गया सभी को, x की पावर क्या है 2 है। तो आई होप आपको लीनियर क्वाड्रेटिक क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, सॉरी लीनियर इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इसका। ठीक है, अब और भी इक्वेशंस होती है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी पावर 3 होनी चाहिए हाईएस्ट, ठीक है ना। क्वाड इक्वेशंस होती हैं जिसकी पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो और तो काफ़ी इक्वेशंस होती है, आगे चलती रहेंगी हमारे पास, लेकिन जो आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने मेनली लीनियर और क्वाड्रेटिक के ऊपर ही जाना है, हमने क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। एक चार्ट बनेगा अभी और लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर लेंगे हम दोनों को, ठीक है जी। तो इधर मैं लिख दूंगा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और यहां पे मैं लिख दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस और इधर क्या लिख दूंगा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, पहले ये बताओ आप। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है जी, हाईएस्ट पावर क्या होती है इसकी बच्चे 1, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है। ऐसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी। पहले तो ये आ गई हमारे पास। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती हैं, अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, बच्चे ध्यान से सुनना, अब अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जो वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, तो x की भी एक वैल्यू बनेगी, y की भी एक वैल्यू बनेगी और z की भी एक वैल्यू बनेगी। ठीक है, x की भी एक वैल्यू बनेगी, y की भी एक वैल्यू बनेगी, या ABC जो भी लिखा होगा सबकी एक एक वैल्यू आएगी। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, और आगे कोई एक और इक्वेशन लिखूंगा, मान लो सोल्यूशन बाद में देखेंगे, मान लो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, सिर्फ एक फिक्स वैल्यू आएगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और y की भी सिर्फ एक वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू। ठीक है, तो जब वेरिएबल्स की एक एक वैल्यू आती है तो वो भी क्या होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मान लो मैं यहाँ सेकंड पे चलूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है जो, वो हमेशा क्या रहती है बच्चे 2, 2 वैल्यूज रहती है हमेशा। ठीक है, वेरिएबल्स की हमेशा कितनी वैल्यूज रहती हैं, 2 वैल्यूज रहती हैं। एक एग्जांपल देखना, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब आप सभी जानते हो ना कि x की पावर 2 है, तो ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर 2 है तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक तो आएगी बच्चे -10 और एक आएगी प्लस का 10। आप पुट करके देखो, अब पुट करके देखो x की जगह पे, x की जगह पे -10 पुट करते हो तो कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। -10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। -10 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 आ गया प्लस का। ऐसे अगर प्लस का 10 पुट करते हो तो 10 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। समझ रहे हो ना बात को, इसको, ठीक है ना। यानी कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक वैल्यू बनती है, जो वेरिएबल होते हैं उनका एक पर्टिकुलर फिक्स आंसर आता है, लेकिन अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए तो उसकी कितनी वैल्यूज आती हैं, हमेशा ही 2 वैल्यूज आती हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब देखो, हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज कर रहा हो कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 1 होती है तो इसकी एक वैल्यू रही होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि वैल्यू 2 होती है, पावर डिग्री 2 होती है, तो उसकी 2 वैल्यूज बनती होंगी। तो अगर मान लो अगर ऐसे आ जाए कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो इसकी डिग्री तो 4 है, तो इसकी कितनी वैल्यूज रही होगी, है ना, इसकी कितनी वैल्यूज रही होंगी। तो भाई इसकी देखो कितनी वैल्यूज रही होंगी, -1 चलेगा, +1 चलेगा, ठीक है। उसके बाद दो इसमें इमेजिनरी नंबर बनेंगे, एक तो माइनस आयोटा और एक प्लस आयोटा, 4 वैल्यूज ही बनेंगी इसकी भी, -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब आयोटा क्या होता है समझना, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, हालांकि आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका डाउट दूर करने के लिए कि अगर डिग्री 4 है तो वैल्यूज भी 4 रहेंगी, ठीक है। तो माइनस आयोटा होता है हमारे पास √(-1), ये एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है √(-1), ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे सिंपल आयोटा पुट करता हूं तो x की वैल्यू बनेगी -1, अगर आयोटा स्क्वायर करता हूं तो x की वैल्यू बनेगी -1, और आयोटा की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास +1, ठीक है ना। मतलब फर्दर स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 4 कितनी हो जाएगी हमारे पास जी +1, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली माइनस के केस में भी जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा जब स्क्वायर करोगे तो, ठीक है ना। तो ये 4 वैल्यूज रहती हैं अगर पावर 4 हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिर्फ अपने तक ही रखना है, मतलब एक तो लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू आएगी आंसर में, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज आएंगी। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है जी। तो चलिए ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हमने सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक का बताऊंगा, फिर मैं आपको लीनियर का बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी जानते हो, मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में भी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ब्लैक कलर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे कुछ इस तरीके से होती है, ax² + bx + c = 0। अगर मुझे सिंपली लिखना है, अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ एक जर्नल फॉर्म की क्या होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या कहोगे, ax² + bx + c = 0। अब इसमें देखो a, b और c ये तीनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये तीनों क्या है हमारे पास बच्चे, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कांस्टेंट वैल्यूज मतलब a b c की जगह पे क्या हो सकता है, 3 4 5 6 7 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब x की बात करें, x होता है हमारे पास एक कांस्टेंट, क्योंकि इसकी पावर्स भी हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है ये, ठीक है। तो x क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, माय बैड, क्योंकि कांस्टेंट तो लिख दिया हमने। x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। x क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज मुझे निकालनी है, और आप सभी जानते हो अब कि x की कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, 2 वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है। x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। अब 2 वैल्यूज क्यों आएंगी इसकी, अभी हमने डिस्कस किया है कि बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हमेशा ही कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आती हैं। अब 2 वैल्यूज क्यों आती हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री 2 है, तो अगर डिग्री 2 है तो वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। एक एग्जाम्पल भी दी थी, वीडियो को पीछे करोगे तो आपको एग्जाम्पल भी दिख जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना सीखते हैं कि सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जैसे एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 12 = 0, ठीक है। x² + 7x + 12 = 0। अब देखो सॉल्व करना तो हम सीखते रहेंगे, पहले एक ऐसी चीज जिसका यूज कोशिश करना आप क्या आप मत करो,
ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिल गई होंगी, 7th क्लास में होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो आपने एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हो सकता है अब में से 50% स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद भी हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता था, फॉर्मूला लगा के निकालना होता था। BACA ये क्या है, ये वाले कांस्टेंट ABC, ठीक है ना। तो अगर आप सीधा कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हो तो x की दो वैल्यूज निकल आएंगी, देखो एक प्लस करके एक माइनस करके, प्लस माइनस था मतलब एक बार प्लस करके सोल्व करना है, एक बार माइनस करके सोल्व करना है, तो दो वैल्यूज निकल आएंगी x की। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है वैल्यूज फाइंड आउट करने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वाला मेथड यूज ना करो, क्योंकि ये मेथड काफ़ी लेंथी हो जाता है और आपके एग्जाम में स्पीड मैटर करती है। देखो स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड यूज़ ना करो, क्योंकि हो सकता है इसमें एक्यूरेसी पे भी इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन है, और साथ में स्पीड तो ऑटोमेटिकली है ना, देख रहे हो टाइम वेस्ट होगा आपका इतना सोल्व करने के लिए। तो करेंगे किस तरीके से, देखो अब ये मेरे पास इक्वेशन है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, b की कितनी होगी, c की कितनी होगी। तो आप क्या कहोगे कि भाई a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 होगा यहाँ पे, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करने वाले हैं, उसे बोला जाता है फैक्टराइजेशन। उसे बोला जाता है फैक्टराइजेशन। अब ये मेथड आपने छोटी क्लासेस में भी यूज़ किया होगा, लेकिन मैं एक अलग से ही थोड़ा तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा, आपको अलग अलग लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो स्टेप्स हैं, ध्यान से देखना, और दोनों स्टेप आपने मन में कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो सबसे पहला काम है आपने ये देखना है कि a मल्टीप्लाई बाय सी कितना बनता है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने देखना है a मल्टीप्लाई बाय सी कितना बनता है। तो a इंटू सी करोगे, मन में करो कैलकुलेट, देखो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12, तो a इंटू सी किया तो 12 आया। ठीक है, तो उसके बाद 12 के ऐसे दो फैक्टर बताओ, मतलब 12 के ऐसे दो नंबर मुझे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, है ना। तो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता होगा तो वो 12 के फैक्टर्स रहे होंगे। ठीक है, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके b के बराबर आना चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर होंगे जी, 3 एंड 4। समझ आया, मतलब मान लो अगर मैं इसको अल्फा मान के चलता हूं और इसको अगर मैं बीटा मान के चलता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू बी। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी इक्वल टू 12। क्लियर हो गया ना, मतलब हमने क्या करना है कि जो a इंटू सी है, इसके प्रोडक्ट के हमने दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको ऐड करके क्या आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके तो 12 आना ही चाहिए। समझ आ गया ना, अगर आप ये काम कर लेते हो, अगर आप ये काम करने में सक्षम रहते हो, ठीक है, ये काम कर लेते हो अगर आप, तो फिर आपने सिंपल यही फैक्टर यहाँ लिखने हैं, 3 एंड 4, यही फैक्टर आपने सिंपल यहाँ लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये फैक्टर आपके प्लस में होंगे तो आपने साइन चेंज करके माइनस का कर देना है, अगर आपके ये फैक्टर प्लस के हैं तो आपने साइन चेंज करके क्या कर देना है, माइनस का। अगर माइनस के होंगे तो आप क्या कर दोगे, प्लस का, मतलब प्लस का माइनस करोगे, माइनस का प्लस करोगे। समझ आ रहे हो सभी को, ठीक है। तो आपने साइन चेंज कर दिए और उसके बाद डिवाइड बाय ए की वैल्यू, डिवाइड किससे करना आपने, ए से। अब ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो ए लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक्स के रूट कौन कौन से होंगे, -3 एंड -4 आंसर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सभी को। मैं एक और एग्जांपल करवाने वाला हूं अभी, उसके बाद आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए देखो जी, चलिए देखिए,
मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0। सिंपल एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको, अभी क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से बनाई जाती हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, a इंटू सी। तो a इंटू सी करेंगे तो 20। तो 20 के ऐसे कोई दो फैक्टर जिनको ऐड करके 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 20 तो आएगा ही आएगा। तो कौन कौन से होंगे जी, 5 एंड 4। कौन कौन से नंबर होंगे, 5 एंड 4। फिर आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करके लिख लेना है। लिख लिए साइन चेंज करके हमने, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड बाय a की वैल्यू। अब डिवाइड बाय a तो 1 ही है, तो आंसर क्या आएगा, -5 एंड -4। आंसर क्या रहेगा इसका, -5 एंड -4, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझसे पहले आप करो, ठीक है ना। तो कॉपी पेन हमेशा खोल के रखना, नोट साथ साथ आप बनाते रहना। चलिए देखिए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि 2x² + 8x + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चे, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी कितना बनेगा, 8 इंटू 2 कितना 16। तो 16 के ऐसे कोई दो फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, b के बराबर, यानी कि 8 के बराबर। तो 4 + 4 होगा, 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 4 8 और 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। तो उसके बाद जब हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है, जब हम साइन चेंज करेंगे तो तब देखो कैसे होगा, ये -4 हो जाएगा, दूसरा भी -4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय a की वैल्यू, 2 की वैल्यू। मतलब जो फैक्टर हमारे पास बनेंगे -2 एंड -2, जो फैक्टर हमारे पास बनेंगे इसके वो क्या बनेंगे, -2 एंड -2। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब ये आपके दिमाग में अब ये चीज चल रही होगी कि यहाँ पे प्लस प्लस ही है, अगर साइन चेंज हो जाए ऊपर ही, मतलब अगर इक्वेशन में माइनस आ जाए तो किस प्रकार से किया जाता है। तो घबराना नहीं है, अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके साइन चेंज करते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए आज की क्लास में, कि बस आपको पता चल जाए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो कि आपको पता चल चुकी है। आपको ये पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता है एग्जाम में एग्जामिनर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा हमारे पास एक और क्वेश्चन। अब इसमें एक साइन मैंने चेंज करा है, यानी कि यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया प्लस की जगह पे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। देखो अगर प्लस का माइनस कर दोगे तो उससे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। और रटना मत, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये साइन मत याद कर लेना कि अगर दोनों प्लस के हैं तो रूट दोनों माइनस के बनेंगे। ऐसे आपको काफ़ी मिल जाएंगे यूट्यूब पे रटाने वाले, लेकिन याद रखना पेपर में अगर भूल गए तो सोल्व करना तो आपको आएगा नहीं ना, फिर आपने रट्टा मारा हुआ ऑलरेडी। तो सोल्व करना सीख लो, मेनली जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लो। बाद में शॉर्टकट जितने मर्जी बनाते रहो, लेकिन बेसिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना आपने, ठीक है। बेसिक हमेशा सीखो। शॉर्टकट देखो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन बेसिक आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है ना। खास करके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिसके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए देखो, सबसे पहले इंटू सी करेंगे, 24 आएगा। तो 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके -11 आए, ऐड करके -11, लेकिन मल्टीप्लाई करके प्लस का 24 होना चाहिए। तो ऐसे देखो दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहले तो देखो ऐड करके 11 आना चाहिए, तो 8 और 3 हो गया। अगर मैं दोनों के साइन नेगेटिव में रखूं तो मल्टीप्लाई करके 24 होगा। देखो मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दो ही केसेस में आता है, या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या फिर दोनों माइनस में होने चाहिए, ठीक है। या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या फिर दोनों माइनस में होने चाहिए, लेकिन ऐड करके उसको माइनस में चाहिए 11, तो दोनों साइन मैंने माइनस में कर दिए, ठीक है। बस इसके बाद आपने क्या करना है, साइन चेंज ही तो करने हैं। माइनस का 8 प्लस का बन जाएगा, माइनस का 3 प्लस का बन जाएगा। आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, एक्स के वैल्यूज क्या रहेंगी, प्लस का 8 एंड प्लस का 3, कि दोनों में से कोई भी लगा लो, सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन आपकी। क्लियर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर।
मान लो इस तरीके से आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। भाई आ सकता है ऐसे भी क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -12 है। ठीक है, जो हमारे पास अभी कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू क्या है जी -12 है। ठीक है, फटाफट रूट बना के देखो पहले आप। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूँ, रूट बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ठीक है, बना लिए होंगे रूट आपने, है ना। देखो जी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी -12 है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -12 और ऐड करके क्या आना चाहिए -1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके माइनस की टर्म तभी आ सकती है जब एक नंबर माइनस का हो दूसरा नंबर प्लस का हो। ये तो आप मानते ही हो ना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। मल्टीप्लाई करके -12 कब आ सकता है, जब एक नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर प्लस का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और देखो, ऐड करके प्लस का 1 होना चाहिए, सॉरी ऐड करके माइनस का 1 होना चाहिए। अब ऐड करके माइनस का 1 कब होगा, अब 12 है तो 4 × 3 अगर मैं करता हूं तो 12 बनता है ना, और माइनस का 4 अगर मैं बड़ा नंबर अगर माइनस का रखूं तो -4 + 3 कितना बन जाएगा, -1। मुझे क्या चाहिए, माइनस का नंबर चाहिए। तो ऐड करके माइनस कब आता है, जब बड़ा नंबर माइनस का हो। तो बड़ा नंबर मैंने माइनस का रख दिया, तो -4 और प्लस का 3। रूट्स तो आपको पता ही है कि 12 के 4 और 3 ही बनेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंस बन चाहिए होगा तो ये मेरे पास रूट बन चुके हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो माइनस का 4 है तो प्लस का बन जाएगा, अगर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। समझ आ रहे हो ना बात को, समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, मेन चीज आपको क्लियर होगी कि क्या है क्वेश्चन का, मेनली आपको पता चल गया होगा कि x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, एक और चीज है, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। x² + 3x - 88 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, x² + 3x - 88 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -88। कहने का मतलब है जो दो रूट बनेंगे, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। क्लियर। अब 88 के ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करके आ जाए 3, एक माइनस का एक प्लस का, मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए 3, और मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए 88। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक नंबर होगा 11 और एक नंबर क्या होगा 8। अब की बार मैंने 11 को प्लस का क्यों रखा है, क्योंकि प्लस का 11 -8 कितना बनेगा, प्लस का 3। नंबर मुझे b की वैल्यू क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो बड़ा नंबर मैंने प्लस में कर दिया। ठीक है, तो देखो जी, प्लस का 3 चाहिए तो प्लस का 11 -8 कितना बनेगा, प्लस का 3, और प्लस का 11 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -88। तो बन गया ना फैक्टर हमारे पास। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये -88। ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा, और प्लस का 11 माइनस का 11 बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 11 जो है वो माइनस का 11 बन जाएगा। समझ आ गया सभी को, क्लियर है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा और पहले ब्रीफिंग कर लेता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है, मैं आपको बता देता हूं फिर से। मैंने आपको बच्चे एक्सप्रेशन के बारे में सिखाया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने देखा है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, पहले नंबर पे ये किया, दूसरे नंबर पे ये किया, तीसरे नंबर पे हमने सीखा कि इक्वेशन क्या होती है, कि व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहा जाता है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और फोर्थ मैंने आपको बताया कि बच्चे लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पांचवें नंबर पे मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस बता दिया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी।
और साथ में लास्ट हमने क्या किया है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी हमने देख लिया, मतलब x की वैल्यू तक हमने निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे इसकी। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको बताया इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, खुद से एक इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं ये बस आज की क्लास का मेन मोटिव यही था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ रहे हो ना बात को? तो आज की क्लास को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मुश्किल क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।